हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। अभी 2025 बोर्ड एग्जाम के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है बेटा। और क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो अभी मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें आपको इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो जो हम क्वेश्चन बताएंगे इस क्लास में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, 70% क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में, इसलिए क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और एक फ्रेंड के पास, अपने एक फ्रेंड के पास, कम से कम एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ये एक कह सकते हो प्रेजेंटेशन का काम करेगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको लगा कर जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी अनसॉल्व्ड पेपर है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को मैंने छांट करके इस क्लास में डाला है। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी पर मैंने सर्कल कर रखे हैं। इसमें बहुत सारे हैं, बीच बीच में से मैंने ढूंढे हैं, छांटे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर सर्कल किया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉपी पे। देखिए ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसके दो मेथड हैं बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मैं मेथड आपको बता दे रहा हूँ। देखो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हैं, यानी इस समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा, तो आपको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। ये क्वेश्चन है। देखिए इसके मेथड तो दो हैं, जो इसका इजी मेथड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक मेथड है थोड़ा लंबा जाएगा, एक मेथड है कम टाइम में हो जाएगा। तो वही मेथड बता रहे हो, कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाए। देखो यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा। आप यहाँ से कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। अल्फा बीटा दोनों तरफ कॉमन है। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं कॉमन निकाल लूंगा अगर, तो यहाँ से एक अल्फा चला गया, केवल एक अल्फा बचा, बीटा तो निकल गया, ठीक है। यहाँ से बीटा गया एक, तो यहाँ पर दो थे, एक बचा, अल्फा तो गायब। यहाँ पर क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉमन लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसको सोल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो हम इन्हें तो आराम से निकाल सकते हैं, इन्हें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो कहोगे गुरु जी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा देखिए ए बी सी कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ से। ये आपको समीकरण दे रखी है, इसमें जो ये ए है, ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो माइनस लगाओ, बी कितना है देखिए -3 है, तो -3 लिख दो। फिर ए देखिए 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर मिल गया है माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 3/2 है। उसके बाद देखिए अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा बीटा भी निकाल लो। अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a। तो यहाँ से मिल जाएगा देखिए अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है, देखिए सी आपका 5 है, ए देखिए 2 है, तो ये आपको मिल गया अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो मान आपने निकाले हैं ये किस लिए निकाले थे, आपने यहाँ पर रखने के लिए निकाले थे। अब यहाँ पर रख दो, ठीक है, अब यहाँ पर रख दो। तो हम इन मानों को यहाँ पर रख देंगे, इसलिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 5/2 रखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आपने कितना निकाला है, देखिए 3/2 निकाला है। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है गुरुजी। तो देखो यहाँ पर 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 2 दूना हो जाएगा 4, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 15/4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान था, बहुत आसान तरीके से बताया। अच्छा का आपको गुरुजी इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा मेथड ऐसे था कि आप इसको सरल कर लेते, इसका गुणनखंड कर लेते, गुणनखंड करते तो आपके पास दो आंसर निकल के आते। दोनों आंसर में पहला वाला अल्फा होता, दूसरा वाला बीटा होता, फिर अल्फा बीटा मिल गया, फिर यहाँ पर रख देते, तब भी आपको यही आंसर मिलता, ठीक है। अच्छा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ,
यहाँ पर कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें y का मान निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे रखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक है। 2025 बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। देखिए क्या है, हमारे पास दो बिंदु हैं, पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु यहाँ पर Q है। पहला बिंदु P जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2, -3, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमें कितना दे रखा है गुरुजी? दूसरा बिंदु हमें दे रखा है 10, y। ये जो y है बेटा, यही हमको निकालना है। एक और चीज़ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमको दे रखी है। वो कितनी है गुरुजी? वो है 10 मात्रक। क्वेश्चन में इतना हमें दे रखा है, हमें y का मान निकालना है। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? आपने यहाँ पर क्या चीज़ गौर करी? आपने यहाँ पर ये गौर किया कि भैया P और Q के बीच की दूरी 10 है, तो मैं यहाँ पर यही लिख दूंगा कि PQ की जो दूरी है वो कितनी है गुरुजी? वो है 10, ठीक है। तो आपको पता है दूरी की बात आई है तो दूरी का जो सूत्र होता है वो लगाएंगे फिर हम। तो दूरी का सूत्र क्या होता है बताओ? ये दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा सूत्र आपको याद होने चाहिए, याद रखिएगा, सूत्र आपके दिमाग में बिल्कुल बैठे हों, ठीक है। फटाफट सभी सूत्र याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, नहीं तो काम कुछ नहीं होगा। 10 है तो 10 लिख दो भैया। x1 x2 y1 y2 कहाँ से मिलेंगे गुरुजी? यहाँ से मिलेंगे। देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना है? 10 है। x1 कितना है? 2 है। सोल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। y2 y है, y1 आपके पास -3 है तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि बराबर के लेफ्ट साइड या राइट साइड जब रूट दिखता है तो उस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल किया जाता है। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक है। क्या कर दो? दोनों ओर वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर टू बोथ साइड। तो भाई इधर भी वर्ग करोगे तो वर्ग से देखो, इधर भी वर्ग आप जब करोगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर जब करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा मैंने शॉर्टकट यहाँ पर कर दिया, स्क्वायर मैंने बता दिया, ठीक है, लिख दिया है, आप देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab और ये हो गया 100 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 64 + 9 कितने हो जाएंगे बताओ? 9 × 4 = 13, 73 और 73 प्लस के इधर आएंगे माइनस के 73 हो जाएंगे। तो y² प्लस का 6y, 100 में से 73 गए, कितने बचे? 27 बचे ना, 27 = 0। अब आपको यहाँ पर गुणनखंड करके y का मान निकाल लेना है। इतना काम कर लोगे क्या? चलिए मैं ही कर देता हूँ। ऐसी दो संख्या सोचो जिनकी गुणा कराएं तो 27 आए, जिन्हें घटाएं तो 6 आए, तो 9 और 3 ऐसी संख्या हैं फिर। तो यहाँ से देखिए y² प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 = 0 है। यहाँ पर जब आप गुणनखंड करेंगे तो y + 9 मिलेगा और y - 3 मिलेगा बराबर 0। जब आप इसको 0 के तरफ डालेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा -9, ठीक है। और जब y - 3 को डालेंगे 0 के बराबर तो आपको मिल जाएगा y बराबर 3। तो आपको y के मान कितने मिल गए? 2 मिले y के मान आपको। तो ऐसा करके लिख दो कि अतः y का मान -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत मजा आया इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसके हाईएस्ट चांसेस हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में एक समीकरण दिया जाता है और कहता है सोल्व कीजिए। हमेशा हर बार बोर्ड एग्जाम में एक समीकरण देगा और कहेगा इसे सोल्व कीजिए। देखिए क्या इस तरीके से क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी है और हो सकता है यही वाला जो है ये क्वेश्चन जो है, ये जो समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण हल करने के लिए आ जाए, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में एक समीकरण हल करने के लिए दी जाती है, ठीक है। और वो समीकरण होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें कैलकुलेशन होती है। मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप किसी भी समीकरण को आराम से कर लोगे। हमारे पास यहाँ पर समीकरण इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, क्योंकि x में दे रखी है तो x का मान ही निकालना है, ठीक है। ओके, सो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए।
स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस समीकरण को मुझे क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, मुझे हल करना है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 इंटू 2x + 1 अपॉन x। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। ठीक है, ये समीकरण है, इसे हल करके x का मान निकालना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो बढ़िया है, आप अगला क्वेश्चन देख लो। नहीं हो रहा है तो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, मतलब पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे करोगे इस तरीके के क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप इसको डायरेक्ट सोल्व करने लगोगे गुणा वगैरह करा करके तो नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत लंबा चला जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए जो दोनों तरफ हो। आपको यहाँ पर एक नई चीज़ दिख रही होगी, बिल्कुल यूनिक सी चीज़ दिख रही होगी। देखिए 2x + 1 अपॉन x इधर भी है, 2x + 1 अपॉन x इधर भी है, तो ये चीज़ दोनों तरफ है, तो हम इसे मान सकते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया गुरुजी 2x + जो 1 अपॉन x है इसको मैंने y मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, वॉट एवर यू वांट यू कैन सपोज। ठीक है, आप मान सकते हो आराम से। तो ये पूरा का पूरा क्या माना मैंने, पोर्शन बाई, तो ये पूरा बाई मान लिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भैया, प्लस का 4 है बराबर 5 है। ये पूरा का पूरा क्या बेटा है, ये तुम्हारा y है। यहाँ से देखिए y² प्लस का 5 बाई इधर आएगा, माइनस का 5 बाई हो जाएगा, ये प्लस का 4 है बराबर में 0। देखिए इसको मैंने इतना छोटा करके लिख दिया, इसको मैंने इतना छोटा करके लिख दिया। अब तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम होगी क्या इसको सॉल्व करने में? नहीं होगी। अब इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, गुणनखंड करके। इसका गुणनखंड करो तो बाई का मान मिल जाएगा, फिर आपको बाई का मान यहाँ रख देना, एक्स का मान मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो ऐसी तो संख्या सोची जिनकी गुणा कराएं तो 4 आए, जिन्हें जोड़े तो 5 आए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती हैं? सही है ना, बिल्कुल ओके। y² + 4 5, ये मैंने y माना है, ओके। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? ये हो सकती हैं तुम्हारी 4 और 1, क्योंकि 4 और 1 की गुणा कराओगे तो 4 आएगा और जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से हमने संख्याएं सोच ली हैं, तो यहाँ पर फटाफट लिख दो। और ये प्लस का 4 बराबर 0, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, बाई कॉमन हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक बाई -4 बचेगा, यहाँ से यहाँ तक कॉमन कुछ नहीं तो 1 हो रहा है कॉमन, तो बाई -4 बराबर 0। ये चीज़ कॉमन वाली एक साथ लिखी जाएगी, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखा जाएगा, बराबर में तुम्हारा 0। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, एक एक को डाल देते हैं 0 के बराबर। जब बाई -1 को डालते हैं 0 के बराबर तो बाई बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, और जब हम y-4 को डालते हैं 0 के बराबर तो मुझे बाई बराबर मिल रहा है 4। तो हमको बाई के 2 मान मिल गए, एक मिला ये और एक मिला ये। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले बाई बराबर 1 जो है यहाँ पर रखेंगे, x का मान मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस वाले 4 को फिर रखेंगे तो हमें 2 मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें दो मानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, तो द्विघात के लिए तो 2 मान निकलने चाहिए फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे, जो y बराबर 1 आया है उसको यहाँ पर रख देते हैं। इसे समीकरण पहली मान लेता हूँ मैं, और इस समीकरण ए में y बराबर 1 रखता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, जब y बराबर 1 को समीकरण ए में रखा जाता है तो देखिए क्या है, 2x + 1 अपॉन x बराबर y है ना, 2x + 1 अपॉन x बराबर y के स्थान पर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2x + 1 बराबर x, 2x - x बराबर -1। ठीक है, 2x में से x किया बचा x बराबर -1, तो x का मान आ गया 1 -1। अब हम क्या करते हैं, अब हम y बराबर जो है 4 जो आया है उसको रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, समीकरण ए में। समीकरण ए तुम्हारे पास यही तो है, 2x + 1 अपॉन x, 2x + 1 अपॉन x बराबर बाई के स्थान पर कितना रखना है, 4 रखना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 1 बराबर, इधर गुणा होगी 4 की x है तो 4x। देखिए 2x प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस का 4x प्लस का 1 उधर भेजोगे माइनस का 1। 2x में से 4x के कितने बचे, माइनस के 2x बच गए, माइनस का 1 से 1 कैंसिल, माइनस के मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का मान अपने को मिल गया 1/2। x के 2 मान आएंगे, पहला आएगा माइनस का 1 और दूसरा आएगा 1/2, यही आपके आंसर है। ठीक है,
ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से हो गया। इसमें समीकरण को हल करना था, और इसमें समीकरण को कैसे हल करेंगे, कुछ ना कुछ उसको मान के, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसे भी देख लीजिए, ठीक है। और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करो। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है 1 + sec a अपॉन में sec a बराबर sin स्क्वायर a 1 - cos। ये चीज़ है तुम्हारे पास, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ है। यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, किसी भी एक पक्ष को ले लीजिए, दूसरे पक्ष के बराबर दिखा दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस LHS को ले लेता हूँ, क्योंकि LHS या RHS, LHS को लेता हूँ, ठीक है। टेकिंग LHS लेने पर LHS क्या है तुम्हारे पास, ये है 1 + sec a वटा में sec a। यहाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 1 है, sec a की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 1/cos a, और इसके स्थान पर भी 1/cos a लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा पेज आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम, कोस की 1 से गुणा होगी तो कोस इक्कम कोस हो जाएगा, फिर प्लस का 1 है तुम्हारा, और नीचे क्या है तुम्हारा कोस है। अब इसके नीचे आ जाओ, देखो 1/cos तो पहले नीचे चल ही रहा है हर में, ठीक है। इसे सरल कीजिए, इसे सॉल्व करके मुझे ये लाना है, देखता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। ये कैंसिल हो गया ना, तो क्या आया, ये आया तुम्हारे पास 1 + cos a। तो केवल मुझे 1 + cos a ही मिल रहा है। अब इसको सोल्व करके ये लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं ला पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अब इस वाले पक्ष को भी ले लेते हैं और इसको भी सोल्व करके देखेंगे, ये आ जाएगा तो हाँ फिर सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि इसको सोल्व करने पर भी 2 आ रहा है मान के चलो, और इसको भी सोल्व करने पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम RHS से चलते हैं, RHS से। तो RHS क्या है तुम्हारे पास, देखिए sin स्क्वायर a अपॉन में है 1 - cos a। देखिए sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर a बराबर आप सभी को याद है कि नहीं याद है, ये होता है 1 - cos स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इस sin स्क्वायर a की जगह पर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, और नीचे तुम्हारे पास है 1 - cos a। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो एक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a + b a - b। तो पहले a + b मतलब एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा, a + b a - b। और नीचे तुम्हारे पास क्या है 1 - cos a है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, तो 1 + cos a आएगा। देखिए देखिए हमने ऊपर जो सोल्व किया था, ऊपर सोल्व किया था तो भी हमें 1 + cos a मिला था। फिर मैंने नीचे जब इस वाले पक्ष को सोल्व किया, मतलब LHS को जब मैंने सोल्व किया था तो मुझे 1 + cos a मिला था। फिर मैंने RHS लिया, फिर उसको मैंने सोल्व किया, तब भी मुझे 1 + cos a ही मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो RHS है वो बराबर है LHS के। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी है, इससे मुझे समांतर माध्य यहाँ पर निकालना है। देखिए माध्य निकालना, सारणी एक आपको दी जाएगी और सारणी में माध्य निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा या माध्यक निकालना होगा। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ कहता है निकालने के लिए हर बार आना ही आना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो माध्य, माध्यक और बहुलक आपको सीख लेना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ मैंने पीछे पढ़ा रखा है, ठीक है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां, यहाँ पर हमें यहाँ पर माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, और एक सारणी दे रखी है। सारणी में क्या है, वर्ग अंतराल है,
जैसे मैं बना रहा हूँ आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। वर्ग अंतराल है, फिर यहाँ बारंबारता दे रखी है। ये है 0 से 10 यहाँ पर, और यहाँ पर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। और बारंबारता है 5, 12, 25, 10 और 8, ऐसे ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है समांतर माध्य, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पर? समांतर माध्य यहाँ पर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एक्स बार ऑफ दिस, ठीक है। इस टेबल की हमें समांतर माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें माध्य निकालने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। वो क्या होता है? कौन सा सूत्र मैंने आप सभी को याद कराया था माध्य निकालने के लिए? ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ, तो एफ कहाँ पर होगा? वर्ग अंतराल के सामने वाला एफ होता है, इसके सामने वाला ये एफ है, ठीक है। तो हमें सिग्मा एफ यहाँ से मिल जाएगा। क्या हम इसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ मिल जाएगा। सिग्मा का मतलब जोड़ना, किसको? एफ को जोड़ना है, तो जोड़ दो। देखो 12, 5, 17, ठीक है। 17 और 25 कितने हो गए? 20, 30, 40, 42, ठीक है। 42 हो गए, 42, 52, 52, 8, 60, 60 हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास। इसके बाद देखिए एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स कैसे निकालते हैं? देखिए सभी को पता है वैसे तो, लेकिन जिसे नहीं पता है वो देख ले। एक्स निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल जो दिया गया है उसको पहले जोड़ना होता है, फिर आधा करना होता है। जैसे 10 में 0 जोड़ा 10 हो गया, 10 का आधा 5। ऐसे 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30, 20, 50, 50 का आधा 25, 40, 30, 70 का आधा 35, 50, 40, 90 का आधा 45। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एफ और एक्स की गुणा करानी पड़ेगी, इस एफ और एक्स की, तभी मुझे एफ एक्स मिल जाएगा। 5 की 5 से गुणा होगी तो 55, 25, 25 गुणा 12, 12 गुणा 25 कराना है, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा। 25, 25 हम 6 से 25 होंगे, 35 दशामन 350, 45 अट्ठे कराना है यहाँ पर, 45 अट्ठे तो 8 पन्ने 40 हो सकते हैं। इसका मैंने 2 टाइम्स कर दिया, इसको 2 से डिवाइड दे दिया, तो 45 दूनी 90, 4 नम 36, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना था? सिग्मा एफ एक्स करना था। तो इस एफ एक्स का सिग्मा कर दो, यानी जोड़ दो, तो सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पर। देखिए 0, 0, 0, 5 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 हासिल वाला 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 2 14, 14 जो 14 और 2 16 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 3 16, तो 1660 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमने जो मान निकाले हैं यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 1660। सिग्मा एफ कितना आया? 60 आया। 0 0 कैंसिल, तो माध्य यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, 4 बचे, 6 7 42, फिर 4 बचे, 6 7 42, मतलब 27.7 के करीब में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया माध्य। यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? देखिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह रहा है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय, देखिए कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय शंकु है। अच्छा, हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? दिया है, मान लेता हूं शंकु जो है उसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। हमें यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r अनुपात की जगह पर बट्टा, फिर h बराबर 3 अनुपात है इसकी जगह पर बट्टा, फिर 4। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है।
और हमें क्या दे रखा है, हमें आयतन भी दे रखा है, किसका, शंकु का, किसका, शंकु का हमें आयतन भी दे रखा है। शंकु का आयतन कितना दे रखा है, ये है 301.44 के करीब में, सेंटीमीटर क्यूब के करीब में ये है। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या यहाँ पर निकालनी है कि शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, सॉरी कोनिक, कोनिक की ना, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ दे रखी है, शंकु का आयतन दे रखा है, तो यहीं से हम कुछ कर सकते हैं। यहीं पर एक सूत्र का मतलब एक सूत्र बना सकते हैं जिससे कि हमारा काम आगे चलेगा, इस आगे कहानी बढ़ सकती है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, ओके। शंकु का आयतन हमें दे रखा है 301.44, 1/3 है, पाई की जगह पर 3.14 लेना है, इन्होंने कहा है। हमें आर स्क्वायर त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या को हम एच टी रखेंगे और एच को भी आर में ही हम बदल लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो हमारी जो है त्रिज्या निकल आएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई को भी अगर हम त्रिज्या में बदल दें तो हमारा काम हो सकता है। यहाँ से मैं देखो ऊंचाई निकाल लूँ, एच निकाल सकता हूँ, एच का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, तो देखो एच यहाँ से निकलेगा कितना होगा, देखो 3 की इधर गुणा होगी तो 3h और 4r, यानी कि h बराबर हो सकता है 4r/3। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ मैं 4r/3, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 301.44, फिर क्या हो सकता है, ओके, ऊपर तुम्हारा 314 है, आर की हाँ 4 गुणा में भी है, आर स्क्वायर की आर से गुणा होगी तो आर की घात 3 हो जाएगा, और नीचे 3 की 3 से गुणा होगी तो 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या कर सकते हैं हम, क्या ये कटेगा 4 से, ये काट के देख लो, 4 से 28, 4 से 28 हो जाएगा, 29 30 4 पंचे 20 21 चौथे 12, 4 से कट सकता है ना ये पूरा का पूरा, 4 से 28 और 29 30 हो जाएगा, 21 4 पंचे 20 और 21 4 4 4 3 12 4 6 24, ये कट गया, ठीक है, 4 से कट गया ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 75.36 और गुणा इधर 9 से हो जाएगी, और इधर तुम्हारे पास 303.14 आर की घात 3 है, ये गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा, 75.36 गुणा 9 और ये बट्टे में आ जाएगा 3.14 बराबर आर की घात 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें घन निकालना पड़ेगा, बस हो गया हमारा काम, ठीक है, ओके। इसकी गुणा इधर कराओ या ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ हो सकता है क्या, अब काट दो यहाँ पर, ठीक है, 2 से काट के देख लो, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, फिर 2 से ऊपर काटो, देखो 2 3 6 और एक साथ 2 सते 14 और एक 15, 2 6 12, 2 8 16, ठीक। फिर क्या हो सकता है, 5 15 और 157 हो गया, ऊपर 9, ओके, बस इतना ही हो सकता है क्या, आगे कुछ इसे काटेंगे जब आप तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 बार में जाएगा ये क्या, 157, लगभग में इसको सॉल्व करोगे 157 216 आना चाहिए, फिर 216 6 का हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे जब आप तो कुछ सॉल्व करके देख लेना, काट के देख लेना इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको काटोगे तो कोई नंबर यहाँ पर आएगा, फिर उस नंबर की जब आप 9 से गुणा कराएंगे तो 216 आएगा यहाँ पर, फिर आर की घात 3 है, क्यूब हटा लोगे तो उधर रूट लग जाएगा, आर है 216 का क्यूब कितना होता है, 216 का क्यूब होता है 6, तो आर यहाँ से त्रिज्या अपने को मिल गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अपने को मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यही त्रिज्या हो जाएगी शंकु की, तो ऐसे लिखो, अतः शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ओके। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बाकी बस कुछ इसमें था नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ,
ओके, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? दोनों की वर्तमान आयु यानी अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी उम्र है, ठीक है, ये चीज़ अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये 6 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें किन की उम्र निकालनी है? दोनों की उम्र निकालनी है। बात किन की हो रही है? पिता और बेटे की। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, माना जो पिता है उसकी उम्र जो है, पता तो है नहीं, पिता की उम्र x मान ली, ठीक है। पिता की उम्र अगर x है तो पुत्र की उम्र कितनी होगी? क्या है भाई, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अच्छा, इसलिए पुत्र की उम्र, देखिए पुत्र की उम्र को भी आप कुछ मान सकते हो चाहे तो। चलो मैंने बाई मान लिया, ठीक है, मैंने बाई मान लिया। पुत्र की उम्र को भी मैंने कुछ मान लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है, ओके। इसमें बताया गया है कि पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यानी पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि x बराबर 7 y है। देखो ये पिता की उम्र है, पिता की उम्र, ठीक है। और पुत्र की उम्र आपको कब मिलेगी? जब आप पुत्र की उम्र में 7 से गुणा करेंगे तभी तो मिल पाएगी, क्योंकि ये 7 गुनी है तो इनको भी 7 गुना होना पड़ेगा, बेटे को भी, बेटे की उम्र में भी 7 गुनी होनी पड़ेगी, तभी बराबर आ सकता है। ऐसे समझ लो कि भैया ये पुत्र की उम्र, देखिए पुत्र की उम्र 22 है, इसकी 7 गुनी है, ऐसे करके। तो ये हो गई समीकरण पहली। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ऐसे करके आपको पहली शर्त से ये बन गया, ठीक है। ये कैसे बना है? ये बना है पहली शर्त से, पहली शर्त से। अब देखिए अगली शर्त जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या कह रही है? अब नेक्स्ट कंडीशन से दूसरी समीकरण बन जाएगी, और दूसरी समीकरण बनने के बाद हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। x और y का मान निकल आएगा, वही उम्र होगी। दूसरी शर्त से कहा गया है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अच्छा, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी और पुत्र की उम्र कितनी थी। अगर अभी पिता की उम्र x है तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी? बताओ बताओ बताओ। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिता की उम्र, पिता की उम्र। देखिए 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी, अभी x वर्ष के हैं। 2 वर्ष पहले, पहले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा उम्र। जैसे अभी आप 18 साल के हो, मैं कह दूँ आप 2 वर्ष पहले कितने गए थे, तो आप क्या करोगे? 2 कम करोगे, 18 में से 2 कम करोगे, 16 आएगा, ऐसे करके। ऐसे यहाँ पर पिता की उम्र अगर x-2 है तो हम पुत्र की भी पता कर सकते हैं 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखिए यहाँ से पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कब? 2 वर्ष पहले। अगर अभी 22 वर्ष का है पुत्र, तो 2 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? 22-2 वर्ष का होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर बताया गया है कि 2 वर्ष पहले जो पिता की उम्र थी वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। यानी ये जो पिता की उम्र है x-2, ये 13 गुनी है किसकी उम्र से? पुत्र की उम्र से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x-2 जो है ये क्या है? पुत्र की उम्र कितनी है? इतनी है, इसका कितना गुना है? 13 गुना है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा सरल कीजिए, x-2 13 की 22 से गुणा होगी तो 13y, 13 की 2 से गुणा होगी, 13 दूना 26। सोल्व कीजिए फटाफट। x- के 13y बराबर -26 है, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी, x-13y, ठीक है। 26 में से 2 गए तो 24 आपके पास बचेंगे, ठीक। माइनस के, तो ये आपकी बनेगी समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप सोल्व कर सकते हो क्या? हाँ, देखो यहाँ पर x बराबर क्या है? 7y है, x बराबर 7y है, तो इस x बराबर 7y को आप यहाँ पर रख सकते हो ना। तो हम समीकरण देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से हमें x बराबर 7y दिया गया है, तो इस x के स्थान पर मैं 7y रख दूंगा, फिर 13y है, बराबर में आपके पास माइनस का 24 है। 7 में से 13 गए, कितने बचे? 6 बचे ना, 6y बचा, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, 6 चौके 24। तो जो पुत्र की उम्र आई है वो आई है 4 वर्ष। तो पुत्र जो है अभी 4 वर्ष का है, ठीक है। अगर ये तो बाई का मान आ गया, अब एक्स का मान निकालेंगे तो वो किसकी उम्र होगी? एक्स का जो मान निकलेगा वो किसकी उम्र होगी? वो होगी पिता की उम्र। एक्स का मान कैसे निकलेगा? इस बाई के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दोगे तो एक्स का मान मिल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में
ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 4 रखने पर, ठीक है। हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया x बराबर 7y, y की जगह पर 4 रखोगे तो x बराबर 7 चौके 28। तो पिता कितने वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हैं। पुत्र कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। अभी तो यहाँ पर ऐसा लिख दो कि अतः पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 वर्ष। ये हो गया आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, किस बोर्ड एग्जाम के लिए, 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ठीक है, इस क्लास में, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो हमने छांट के इस अनसॉल्व्ड पेपर से जो है रखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए हमें यहाँ पर शंकु की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी है, ऊंचाई है 12 सेमी। हमें यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यानी एल बताना है। तो देखो एल निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं हम सबको पता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर देखिए निकल आएगा हमारे पास, एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर, आर कितना है 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर। तो एल बराबर देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। देखो 3.5 की गुणा 3.5 से करानी है, ठीक है। तो ऐसे समझो 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है, ये होगा 12×25 होता है ना, तो ये 12.25 हो जाएगा इसका, 12.25। इसमें जोड़ोगे तो जवाब तो 4 2 6 44, 40 50 52 54 56, ठीक है, 156.25 ये आ गया। और इसका जब आप निकालोगे, ठीक है, इसका जब आप वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा क्या, हाँ 12.5 के करीब में ही आपको देखने को मिलेगा। तो 12.5 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, याद रखिएगा, बहुत बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, रिपीटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। अच्छा अनुपात निकालना है अपने को यहाँ पर। अनुपात का मतलब M1 M2 निकालना है, ठीक है। अनुपात जहाँ पर भी अनुपात निकालने की बात है तो आप समझ जाओ M1 और M2 आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर देखिए। पहला बिंदु है -3, 10, ठीक, और दूसरा बिंदु तुम्हारा जो है वो है 6, -8। पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। जैसे कि ये मैंने रेखाखंड खींचा, इस रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु है। बिंदु क्या है भाई, -1, है। अब ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, देखिए विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ बिल्कुल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक M1 अनुपात में विभाजित किया मान के चलता हूँ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं मान लेता हूँ M2 अनुपात में विभाजित किया। तो मुझे यही निकालना है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में, 2:3 में, 3:7 में, कितने में। तो देखिए कैसे निकलेगा, अंतर विभाजित कर रहा है तो अंतर विभाजन का सूत्र लग सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि बीच वाला होता है x, y, और किनारे वाले होते हैं x1 y1 x2 y2 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें M1 M2 निकालने हैं, तो अंतर विभाजन का सूत्र यहाँ पर हम लगा देंगे फटाफट। अंतर विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, ये होता है x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 वटा M1 प्लस M2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर x कितना है, -1 है, M1 हमें निकालना है,
x2 कितना है देखिए गुरुजी 6 है, m2 भी निकालना है, x1 आपके पास माइनस का 3 है और नीचे तुम्हारे पास क्या है m1 प्लस m2 है। ठीक, इसकी गुणा इधर होगी तो हो जाएगा माइनस का m, देखो माइनस की पहले प्लस से होगी तो प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस का, ठीक है m1, और माइनस की इस प्लस से होगी तो फिर माइनस, फिर ये m2, और इधर देखिए क्या है 6 की m1 से गुणा हो गई तो 6m1 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 की m2 से गुणा हो गई तो 3m2 हो गया। ये माइनस का m1 है, प्लस का देखिए प्लस का 3m2 है, माइन इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का 3m2 हो जाएगा, माइनस का m2 है, ठीक है सही है ना, बिल्कुल क्लियर है, ओके ओके ओके। ये देखिए माइनस का m2 है, फिर प्लस, ये प्लस का है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। देखिए 6m1 और ये जुड़ जाएंगे ना, माइनस माइनस है तो 6 में 1 जुड़ेगा 7m1 हो जाएंगे माइनस के, 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 2m2 बराबर में 0, तो माइनस का 7m1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, m1 अपॉन m2 बराबर आ गया 2/7, अनुपात कितना आया 2:7 आया, और यही तुम्हारा उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा पीडीएफ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तो मिल ही जाएंगी, ठीक है, बिना आपके कहे मिल जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की सोल है, मैथमेटिक्स में क्लास 10th में ये क्वेश्चन ना आए तो समझ जा कुछ नहीं आया, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक वृत्त है और वृत्त के बाहरी बिंदु से आपने वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डाली दो, अब जो स्पर्श रेखाएं आप डाल रहे हो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो ये चीज़। जैसे आपके पास एक वृत्त है, अब आपने क्या किया, इस वृत्त का एक बाहरी बिंदु ले लिया, जैसे मैंने ये वाला बाहरी बिंदु लिया, अब इस बाहरी बिंदु से आपने स्पर्श रेखा खींची पहली, तो भैया ऐसे करके एक स्पर्श रेखा खींच दी, फिर आपने एक स्पर्श रेखा ऐसे करके खींच दी जो जा रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब स्पर्श रेखा ये किए गई तो मान लेता हूँ ये ए है, ये वाली यहाँ पर बी है, और यहाँ पर मैंने सी नाम दे दिया, और वृत्त का भाई केंद्र भी तो होगा, तो केंद्र का नाम मैंने ओ दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको इससे मिला दिया, थोड़ा बहुत आप रचना भी कर सकते हो। ठीक है, और बस इतना करो, या थोड़ा और ऐसा कीजिए इसको भी मिला दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है गुरुजी, हमें सिद्ध करना है कि भैया ये स्पर्श रेखा तुम्हारी एक ए बी है और दूसरी स्पर्श रेखा तुम्हारी ए सी है, ये दोनों की दोनों लंबाइयाँ बराबर होंगी, यही तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर ऐसे करके फिर से लिख दो, सिद्ध करना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ मैं। क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ए बी की लंबाई बराबर होगी ए सी की लंबाई के, यही सिद्ध करना है। अच्छा, टेढ़ा बेड़ा रखा हुआ है क्या, ध्यान नहीं होता ना कभी कभार, कैमरे के मतलब कैमरे की ओर ध्यान नहीं रहता है, कराता रहता हूँ तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता होगा, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि कैमरे की तरफ भी देख लिया करूँ। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो ये कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ तभी होगी जब आप इस त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ, इन दोनों त्रिभुजों को जब आप सर्वांगसम दिखाओगे तभी उसके सभी अंग बराबर हो पाएंगे। सर्वांगसम दिखाएंगे, और सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको दो भुजाएं बराबर दिखानी होती हैं और एक कोण बराबर दिखाना होता है। ठीक है, त्रिभुज ए वी ओ, त्रिभुज ए वी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो भुजाएं बराबर दिखानी है, एक कोण बराबर दिखाना है। अच्छा, पहले कोण पर बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे भैया केंद्र से आपको पता है जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री को एंगल बन रहा है, आप देखेंगे बिल्कुल खड़ी है, और ये त्रिज्या है ये भी 90 डिग्री बना रही है। तो देखिए ये इस वाले त्रिभुज में भी ये भी 90 है और इस वाले में भी 90 है, यानी कि कोण जो V है वो क्या है, कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। अब दोनों 90 डिग्री क्यों हैं, बिकॉज प्रमेय आपने 10.1 पढ़ी है इसलिए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब एक कोण बराबर हो गया, अब दो भुजाएं बराबर दिखानी है, तो पहली भुजा तो ये हो रही है, देखिए ए ओ, ये जो भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी देखिए आ रही है, यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में आप जाएंगे तो ये आएगी, और इस वाले त्रिभुज में आप जब जाएंगे तो इसमें भी यही आएगी, यानी ए ओ जो है वो दोनों में है इसलिए बराबर होगी।
काहे बराबर होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ है ये। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों ओर है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। एक और भुजा बराबर दिखा दो, बस काम हो जाएगा। एक भुजा कौन सी भाई, आपको पता है ये जो त्रिज्या है, देखो ये भी त्रिज्या आर है, तो इसका मतलब ये भी आर ही होगी, मतलब बराबर होगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर तो होनी चाहिए। इसका मतलब बीओ जो है वो सीओ के बराबर है, बीओ बराबर है सीओ के। काहे बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। अच्छा, हमने दो भुजाएं बराबर दिखा दी, एक कोण बराबर दिखा दिया, इसलिए आर एच एस से अब अगर दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो आर एच एस क्या कहता है, ऐसे त्रिभुज कैसे होते हैं, ऐसे त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ओ क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए सी ओ के, किसके, त्रिभुज ए सी ओ के सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी क्या कहती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी क्या कहती है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सीपीसीटी कहती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसके सभी कोण बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। और ये क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, संख्या में निकालनी है दो अंकों की, ठीक है। देखिए, दो अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक भी होगा, दहाई का अंक भी होगा, आप मानते हो कि नहीं बात। जैसे मैंने दो अंकों के लिख दिया, 36 लिख दी मैंने। अब ये 36 है, इसमें देखिए इकाई का अंक भी है, इसमें दहाई का अंक भी है, तो मतलब हमें दो अंकों की संख्या अगर निकालनी है तो इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन नंबर अथवा में हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक निकालना पड़ेगा, तभी दो अंकों की संख्या निकल सकती है। तो माना, ठीक है, इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो मैं क्या मान लूँ बताओ, x मान लूँ, ठीक है, x मान लिया। और दहाई के अंक को क्या मान लूँ, दहाई का जो अंक है वो मैंने मान लिया y, ठीक। अच्छा, पहली शर्त में हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहली शर्त में कहा गया है कि अंकों का योग 12 है, अंक तुम्हारे 122 हैं तो इनका योग 12 है, यानी x + 12 x + y बराबर कितना है, 12 है। समीकरण पहली बन गई। अब इसकी दूसरी शर्त पे आ जाओ, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, बस समीकरण बनाते जाओ, समीकरण जब बन जाए तो उन्हें हल कर दो, यही क्वेश्चन में है। कह रहा है कि अगली शर्त में कहा गया है कि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी अंकों के स्थान बदल दो। भाई संख्या तो मैंने लिखी ही नहीं, चलो रुको रुको रुको, मैं संख्या यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले तो। देखिए संख्या, देखो अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या कितनी होगी, आपको पता है, दो अंकों की हो तो 10 लेना पड़ेगा। अच्छा, इकाई का अंक x माना है तो ये y यहाँ पर आएगा और x इधर जाएगा, तभी तो ऐसे पढ़ोगे आप इकाई दहाई करके। तो इकाई देखिए मैंने x माना इसलिए मैंने यहाँ पर रखा, तो ये गई तुम्हारी संख्या। तो क्या बोला गया है, बताया गया है कि संख्या के अंकों को बदल दो। तो संख्या तुम्हारे पास क्या है, 10y + x है। मैंने क्या किया, इसके अंक बदल दिए, जैसे y था उसकी जगह पर मैंने x कर दिया, जहाँ x था उसकी जगह पर मैंने y कर दिया, तो मैंने अंकों को बदल दिया। तो बताया यही गया है कि संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या, तो मैंने ये संख्या थी, इसके अंकों को बदला तो मुझे ये संख्या मिल गई। अब ये जो संख्या मिली है ये 18 अधिक है, ठीक है, ये 18 अधिक है, यानी कि भाई इससे 18 अगर ये अधिक है तो इसमें मुझे 18 कम करना पड़ेगा, तभी इसके बराबर हो पाएगी। भाई अगर ये 18 अधिक है तो इसके बराबर कब हो पाएगी, जब इसमें से 18 कम कर दोगे ना, तभी तो हो पाएगी। बस हो गया खत्म, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 10y है, प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है, प्लस x है, प्लस का 10x इधर आएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, और बराबर में तुम्हारा माइनस का 18 है। अब इसे थोड़ा सरल करके एक समीकरण बना लो, दो समीकरण बन जाएंगे, उन्हें हल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्पीड में थोड़ा कीजिए, 10y से y जाएगा, बचेगा 9y, x यहाँ से बचेगा माइनस का 10x में से x गया 9x बचा, और माइनस के 18 हैं, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन ले लोगे जब आप, तो आपके पास बचेगा x - y
बराबर माइनस के 18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूना 18, तो एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास 2 मिल गया, तो बन गई समीकरण सेकंड। देखिए समीकरण पहली कौन सी है, समीकरण पहली आपको गुरुजी एक्स प्लस वाई बराबर 12 है, दूसरी एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर देंगे, हमें एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में हमने समीकरण सेकंड को जोड़ दिया। समीकरण फर्स्ट एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 12 है। दूसरी वाली क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल होगा, वाई से वाई, एक्स एक्स हो जाएगा 2x, 12 और 2 हो जाएंगे 14, 2 सते 14, यानी एक्स का मान 7 है। अगर x का मान 7 है, अगर x का मान 7 है तो y का मान कितना होगा फिर। समीकरण हम सेकंड में रख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड से तो देखो यहाँ पर x की जगह पर कितना रखना है, 7, फिर माइनस y बराबर 2, तो देखो y बराबर आ जाएगा 5। x का मान 7 है, y का मान 5 है, इसलिए हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी। हमने संख्या कितनी मानी थी बताओ, संख्या हमने ये बनाई थी 10y प्लस एक्स बनाई थी। क्या बनाई थी, 10y प्लस एक्स बनाई थी हमने, ठीक। तो देखो 10y की जगह पर 5, x की जगह पर 7, 10 पना 50, 50 और 7 57, तो आपकी ये संख्या बनकर रेडी हो गई है, ठीक है। तो यही आपकी संख्या है, इसी के 57 होगी। 2 अंकों की कौन सी संख्या, 57 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई समस्या हुई इसमें, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा बेटा, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, फिर आप यहाँ पर आओगे मुंह फुला करके कि गुरु जी मेरे छूट गए, मत ये कहना है फिर हमसे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो अभी आप देख नहीं रहे हो, ठीक है, तो ये गलत बात है फिर, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन और इसके नीचे वाला क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, 1/4 हो जाती है जब हर में एक घटाया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप अगर कर पाते हैं तो बढ़िया बात है, 6 नंबर के प्रश्न हैं। नहीं हो पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। करा देंगे हम, आप कह देना कि सर गुरुजी इसका क्वेश्चन का आंसर बता दो, बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर ये क्वेश्चन हो गए ना। आगे देखिए, आगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगले हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद है x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात करने हैं, हमें शून्य निकालने हैं, इसके गुणांक, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए, यानी कि जांच भी करनी है। अच्छा ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है भाई, लेकिन याद रखिएगा आसान है इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आसान प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और आप जिन्हें हार्ड समझते हैं वो आते नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए फिर क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जो कि कुछ इस तरीके से है, x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0, नहीं 0 तो है नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा ये है, ठीक है, तो हमें इसके शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शून्य का आप तभी निकाल सकते हो जब ये 0 के बराबर आप मानोगे, तभी तो समीकरण बन पाएगी भाई। अभी क्या है, अभी ये समीकरण नहीं है, अभी ये एक्सप्रेशन था, अब मैंने 0 के बराबर डाला तो ये समीकरण बन गई। अब ये समीकरण बनी तो अभी सोल्व कर पाएंगे भाई। एक्सप्रेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते हो, आप समीकरण को सोल्व कर सकते हो, आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। यू कैन सोल्व इक्वेशन, नॉट द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने पहले इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया इक्वेशन में। अब इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से। मेथड तो कहीं आपके पास है, धराचारी विधि भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, फैक्टर विधि लगा लो। ऐसी तो संख्या सोचो जिनकी गुणा कराए तो 12 है, जिन्हें जोड़े तो 7 आए, तो आपकी संख्या हो जाएंगी कौन सी संख्या हो सकती है बताओ, 12, 6 दूनी 12 होते हैं, 6 और 2 फिर वो नहीं आएगा, फिर यहाँ पर 12 ही तो है भाई, 7 4 12 हो सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है 4 12, ठीक है। तो 4 में 3 जोड़ोगे 7 हो जाएंगे, गुणा 12, ठीक है। x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12 बराबर 0, यहाँ से कॉमन x होगा तो x प्लस का 4 कॉमन क्या हो रहा है, प्लस का 3 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस का ये जो यहाँ पर आए वही लिख दो,
कॉमन वाले को एक बार लिखा जाता है, ये चीज़ तो पता है, 2 बार है इसको भी एक बार लिखा जाएगा, बराबर में 0। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो एक एक का डाल दो 0 के बराबर। पहले मैं डालता हूँ x+3 को डालूंगा 0 के बराबर, तो मुझे मिलेगा x बराबर -3। अब ये आ गया है अल्फा, मतलब पहला शून्यक, ठीक है। और जब हम डालते हैं x+4 को 0 के बराबर, तो मुझे मिलेगा x बराबर -4, एंड दिस इज अ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड, क्या हो सकता है, 0 कह सकते हो ना, दिस इज अ सेकेंड 0, ओके। सेकेंड वैल्यू कह दो, सेकेंड सॉल्यूशन कह दो, और सेकेंड रूट कह दो, ठीक है। तो पहला रूट तुम्हारा -3 है, दूसरा रूट तुम्हारा -4 है, ठीक है। पहला शून्यक -3 आया, दूसरा शून्यक -4 आया, तो ये दोनों शून्यक आ गए भाई। शून्य निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाल दिया। ऐसे करके लिख दो कि लास्ट में आता है 2 9 शून्यक क्रमशः -3 और -4 होंगी, बस हो गया। बाकी जांच भी करनी है तो जांच भी कर सकते हो आप। देखो, जांच करने के लिए आप यहाँ पर जो है शून्यकों का योगफल चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए, शून्यकों का योगफल, क्या लिख दिया मैंने, शून्यकों का योग। बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है, हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता हो। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -v/a। रट लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, बैठा लीजिए, वॉट एवर यू डू, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी करो, रटो बटो कुछ भी करो, बट ये सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। शून्यकों का योगफल -v/a होता है। तो शून्यकों का योग, योग माने जोड़ना, तो शून्यक तुम्हारे कौन है भैया, -3 है और -4 है, का योग, इनका योग यानी जोड़ना है इनको, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, ए बी भैया गुरुजी, ए बी कहाँ से मिलेंगे भाई, यहाँ से मिल जाएंगे, आप इतना चिंता क्यों करते हो। देखो, ये तुम्हारा ए है, ये वी है और ये सी है। भाई आपको पता है ना, ये एक्सप्रेशन है ax² + vx + c, इसके रूप में है। तो कंपेयर करोगे, व्हेन यू विल कंपेयर देन यू विल फाइंड दिस वैल्यूज। ए कितना है, देखिए ए कितना है, एक ही तो है, ठीक है। मुझे अभी किसकी जरूरत है, बी की जरूरत है, तो बी आपका 7 है। ए कितना है, एक है, तो लिखने की जरूरत वैसे तो नहीं है। देखो, -3 और -4 माइनस के साथ हो जाएंगे, और इधर भी -7। देखिए, बराबर आया, बराबर आया कि नहीं बराबर आया, हाँ जी बिल्कुल बराबर आया। तो इससे क्या प्रूव हुआ, बराबर क्यों आया, ये क्यों बराबर आया, इसलिए बराबर आया क्योंकि हमारे जो रूट हैं वो बिल्कुल सही हैं। इस इक्वेशन के जो हमने रूट निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। फिर मैंने जांच करी, हाँ जी बिल्कुल सही आ गए हमारा तो आंसर। तो जांच करी तो हमको पता चल गया। वैसे अभी नहीं पता था मेरे कि भाई आंसर ये सही है कि नहीं, बट हमने जब जांच करी तो हमारा ये बराबर आया। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला है, जो हमने शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इतनी जांच कर लो, छोड़ दो, बाकी गुणनफल चेक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, सी पौने लगा करके, बस छोड़ो, बस इतना ही करो, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। बेटा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ना आए तो कहना भाई, क्वेश्चन तो आना ही आना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, कुछ भी कर लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है हाँ यही क्वेश्चन आएगा लगभग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन यहाँ पर है हमें सिद्ध करना है 5 - √3 को एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आप सभी को क्या बताया, मैंने आप सभी को बताया कि अपरिमेय संख्या अगर सिद्ध करना है किसी को भी, तो उसे पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना 5 - √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। We have to suppose that 5 - √3 is an irrational number. No, rational number, because irrational number तो हमको करना है प्रूफ, तो रेशनल नंबर हमें सपोज करना पड़ेगा। तो हमने माना कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, हमने इसे एक परिमेय संख्या मान लिया। गुरुजी परिमेय संख्या मानने से फायदा क्या हुआ भाई, आप सभी को पता है ये अगर परिमेय संख्या है तो ये a/v के रूप की होगी, ठीक है। अब रूट वाले को यहाँ पर रख दो, ठीक है, रूट को रोकोगे जब आप तो इधर आ जाएगा ए, देखिए प्लस का है तो उधर आएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस का √3 हो जाएगा, इधर गुणा होगी तो b की 5 से 5 b और नीचे b, यहाँ से देखिए माइनस है, ऐसा कीजिए यहाँ से आप जो है माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 5b माइनस का a बचेगा और नीचे तुम्हारा v है, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमको मिल गया √3 बराबर 5b - a/v। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है गुरुजी। गुरुजी परिमेय संख्या काहे है, क्योंकि ये बटे में है, ठीक है। अच्छा ए बी क्या है, ए बी तो मैंने आपको बताया ही नहीं,
जहाँ ए और बी आपके पूर्णांक हैं, वेयर ए एंड वी आर इंटीजर्स, ठीक है। ओके, देखो ये तुम्हारी परिमेय संख्या बनी, मानोगे परिमेय संख्या क्योंकि बटे में है। और ये क्या है, ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है, ये क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब मुझे जरा ये बताओ कि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है परिमेय संख्या के? नेवर अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, बस हो गया। इतना ही लिख दो ना, ठीक है, इतना ही लिख देना कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, खत्म। आगे देखिए। ओके, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, ठीक है, ये ज़्यादा खास क्वेश्चन है नहीं, इंपॉर्टेंट। ओके, यही देखिए, यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है सिद्ध करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 आपको सिद्ध करना है। देखिए ये चीज़ सिद्ध करके दिखानी है, देखते हैं कौन कर पाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, आप ट्राई करो कि क्या आप सिद्ध कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। कोट स्क्वायर थीटा वटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 सिद्ध करना है। बेटा देखो, इसको सोल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते हैं, मेथड्स हैं। बट इसका जो इजी मेथड है वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको फार्मूला का ज्ञान है तो ये उड़ जाएगा हवे में। देखो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कोसिक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ओके, और माइनस है तो माइनस 1 अपॉन साइन कितना होता है? ये होता है गुरुजी कोसिक। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। गुरुजी ये कट रहा है कि? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है। तो आप यहाँ पर, अच्छा मैंने क्या किया, रुक जाओ, मैंने इस LHS को लिया तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टेकिंग LHS, ठीक है। ये LHS लिया, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर है। तो -1 आ गया, देखिए यही हमें सिद्ध करना था, देखिए -1 लाना था। तो ये तुम्हारा प्रूफ बहुत आसान था, कितना आसान था देखो। अब आप लोग को पता है क्या करते हैं, आप लोग कुछ बच्चे होंगे कि कहें कोट की जगह पर कोस बटा साइन लिखेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे। भाई करो, आपको सूत्र ज़्यादा याद नहीं है तो करो, माथा पीटो। लंबा जो क्वेश्चन है उसको जो 2 सेकंड में बन सकता है वो आप 10 सेकंड में बनाओ, 20 सेकंड में बनाओ, 1 मिनट में, 2 मिनट में बनाओ। भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको फार्मूला अगर याद है तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर हम। अगला इसी का पार्ट है, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 आपको सिद्ध करना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए इसी का पार्ट भी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू में है 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर LHS को ले लेते हैं सबसे पहले। तो ऊपर तो मैं भूल गया था LHS वगैरह लेना, इतना मतलब जो उसमें आ गया कि भाई सब कुछ स्टेप वगैरह फॉलो नहीं किया, लगा बताने लगा डायरेक्ट। भाई देखो LHS को आपको लेना है सबसे पहले, ठीक है। क्या है यहाँ पर? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके 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 ओके, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या ये 1 + tan स्क्वायर थीटा है। वी कैन राइट 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? कोई लोग ये मत कहना नहीं गुरुजी ये नहीं होता, होता है गुरुजी, भैया हमें याद है, आपको याद नहीं है, बस ये बात अलग है, ठीक है। ये होता है तो होता है फिर बस, ठीक है। और ये क्या है भैया? देखो a + b a - b है। देखो ये a + b a - b है। a + b a - b क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करोगे ना इसको, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ बच्चा, अभी तुम और भी, अभी एग्जाम होने वाले हैं तो आपने तो ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, सॉल्व वगैरह करना, ठीक है। वो नहीं बता रहा अभी मैं आपको। ओके चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, बस एक लास्ट स्टेप है, ये कोई क्वेश्चन खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म। देखिए सेक स्क्वायर है, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो एक आ गया। बेटा यही तो प्रूव करना था अपने को, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है गुरुजी। अरे आसान तो है ये, आप इसमें टाइम बहुत लगा सकते हो सकता है आप इसमें 2 मिनट लगा दो। और देखिए 10 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 2 मिनट लगा रहे हो, बिकॉज आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। आपका अप्रोचेस नहीं है सही, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ठीक है। छोड़ो, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। फिर आपको तो समझाने में पूरा शाम निकल जाएगी, दिन निकल जाएंगे, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे तो
ऐसे कहते हैं सर, कहते हैं, कहने दो यार, खाली फालतू की बकवास कर रहे हैं, छोड़ो भाई, कि कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं फिर, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। ओहो, क्या बात है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। कहा गया है कि भाई कह सकते हो रोड है, सड़क के इधर और इधर दो खंबे लगे हैं, दोनों खंभों की लंबाइयाँ बराबर हैं, उनके साथ एक बीच में बिंदु है, उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एंड कुछ इस तरीके से कहानी है, ठीक है। चलिए फिर इसे करते हैं, इस कहानी को पूरा आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में अपने को एक सड़क बनानी है, ठीक है। क्या करना है बताओ, सड़क बनानी है। अब इसके लिए जो क्या होता है, वो सब मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है सड़क बनाने के लिए, वो नहीं बस आप पेन से बना लो ऐसे करके। ये देखिए सड़क बन गई। इस सड़क के इधर एक स्तंभ है, एक इधर स्तंभ है भाई, दोनों स्तंभों की लंबाइयाँ बराबर हैं, याद रखिएगा, ये 5 है तो ये भी 5 ही होना चाहिए, ठीक है। सो इतनी चीज़ क्लियर है। ओके, सो इस खंबे और इस खंबे के बीच में एक बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये बिंदु पी मान लेता हूँ, ठीक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु पी है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताई गई है, दोनों स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क। अच्छा, ये जो सड़क है ये कितनी चौड़ी है गुरुजी, ये जो सड़क है ये कितनी चौड़ी है गुरुजी, ये चौड़ी है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर चौड़ी सड़क है ये, ओके। और बताया गया है कि इस खंबे के साथ इसका एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और इसी बिंदु के साथ इस खंबे के साथ जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको इन खंभों की लंबाइयाँ बतानी है भाई। इसकी निकल आएगी तो भाई जो इसकी होगी भाई इसकी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको इस वाले बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी और इस वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी बतानी है, बस हो गया। इसमें यही करना है, तो ABC और इसी को D नाम दे दो। चलिए, हमें यहाँ पर AB निकालना है, PB निकालना है, PC निकालना है, ओके। सबसे पहले हम त्रिभुज APB में चलते हैं, या ऐसा कीजिए थोड़ा बहुत इसमें मैं माइंड लगा दूँ अगर, तो मैंने मान लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x मीटर है। अगर ये x है तो, और ये पूरी 100 है तो ये कितनी होगी, इसे 100 में से इसको घटा दोगे तो ये मिल जाएगा, यानी ये होगा 100 - x, ठीक है। त्रिभुज APV में इसमें tan थीटा लोगे, थीटा 30 है, बराबर लंब देखोगे तो AB है, और आधार, ठीक है, h मानोगे तो AB h ही होगा, ठीक है। आधार तुम्हारा क्या है, 100 - x है। टेन तीस का वैल्यू 1/√3 होता है, ऊपर h है AB, और ये 100 - x है। इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी, तो √3 h, इसकी गुणा इधर तो 100 - x, ठीक। फिर h को रोकोगे, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 - x अपॉन √3। ये आ गई समीकरण पहली। अब आगे आ जाओ इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DPC में, त्रिभुज DPC में। अब इस वाले त्रिभुज में भी आपको tan थीटा लेना है, बाकी थीटा इसका 60 है, लंब देखिए h ही है, और आधार देखिए x है। tan देखिए यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3, h के स्थान पर आपको क्या रखना है, देखिए ये चीज़ है वैसे तो, या ऐसे समझो h/x ये रहने दो, इसकी गुणा इधर होगी तो √3 x हो जाएगा, इसकी इधर होगी तो h ही आएगा, तो √3 x, और h की जगह पर आपको क्या रखना है, ये रखना है 100 - x अपॉन √3, ठीक। देखो इसके उल्टा कुछ नहीं तो बन, इसकी गुणा इधर होगी तो 100 - x, √3 की √3 से होगी तो क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। 100 बराबर 3x, माइनस का x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, तो 100, 3 और 1 4x, ठीक। अब थोड़ा सा सरल करना है इसको, बस हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा 100 के, ठीक है। तो 4 से भाग दोगे तो 25 आएगा ना, 25 × 100, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से अपने को मिला x कितना मिल गया, 25 मिल गया, x 25 मिल गया अगर,
तो हम इस x का मान समीकरण इस फर्स्ट में रख देंगे तो काम हमारा, हमें h मिल जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा गुरुजी। तो समीकरण फर्स्ट में h बराबर 100 माइनस x कितना है 25 है और नीचे √3 तुम्हारा है। ठीक है, तो h बराबर 100 में से 25 चले गए तो कितने बचे, 75 बचे ना। और तुम्हारे पास नीचे √3 है। नीचे अंडर रूट की संख्या होती नहीं तो इसको हटाने के लिए इसका हर परमीकरण करना पड़ेगा। ऊपर तुम्हारा 75 √3 की √3 से गुणा होगी 3 आएगा, 3 से काटोगे 3 दूना 6 5 15, यानी h आपके पास आ जाएगा 25 √3 मीटर। तो ये तुम्हारे पास है खंभों की ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दो कि अतः खंभों की ऊंचाई ये है, अतः खंभों की ऊंचाई 25 √3 मीटर है। ठीक है, अच्छा खंभों की ऊंचाई तो निकल आई गुरुजी, हाँ जी बिल्कुल निकल आई। उसके बाद मुझे ये भी तो निकालना था P से लेकर के यहाँ तक की दूरी x, तो x तो मैं निकाल चुका हूँ पहले ही, देखिए 25। तो ऐसे ले लो, तथा PC की दूरी जो है वो आ गई है 25। उसके बाद मुझे क्या निकालना था, PV भी तो निकालना था। तो 100 में से 25 चले जाएंगे तो 75 बचेंगे। इसका मतलब PV क्या है, PV आपका 75 होगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर बेटा। ठीक है, मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आएगा। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सभी को समझ में आया ना। बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, मज़ेदार था। हाँ जी बिल्कुल सर, गुरुजी मैंने ये क्वेश्चन वैसे किया है। हाँ जी किया है आपने, जो आपकी बुक है उसमें भी मैंने कराया है और आप लोगों ने किया भी क्वेश्चन है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करें फिर हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + x + 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मूल कैसे हैं गुरुजी, बराबर हैं। गुरुजी मूल कैसे हैं इसके, बराबर हैं। बहुत बढ़िया, यही चीज़ तो पकड़ने वाली चीज़ है भाई। अगर आप ये चीज़ पकड़ना सीख गए ना तो क्वेश्चन आपके लिए हलवे हो जाएंगे, बिल्कुल हलवे की तरह आप आराम से बनाओगे। गाजर का हलवा होता है ना, वैसे ही आप आराम से बना लोगे। अब आओ गुरुजी गाजर का हलवा तो मुझे बहुत मतलब बनाना नहीं आता। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी बहुत कठिन है, मुझे भी नहीं आता यार, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, कि भाई सरल है, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या अप्रोचेस क्या होती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर पकड़ा कि मूल बराबर हैं। अब मूल बराबर हैं इसका मतलब जो विविक्तर होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये चीज़ निकाली, तो ऐसे यहाँ पे निकाला करो कि भाई मूल बराबर हैं तो D 0 होगा। ये चीज़ है इतनी इतनी इतनी, ऐसे करके देखो यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस का kx + 3 बराबर में 0 है। ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, ये द्विघात समीकरण दे रखी है गुरुजी। हाँ जी बिल्कुल, बाकी मूल कैसे हैं इसके बताइए, मूल बराबर हैं। मूल कैसे हैं गुरुजी, मूल बराबर हैं। अच्छा मूल बराबर हैं इसका मतलब जो d है वो 0 है। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ पर k निकालना है कि k का मान कितना होगा, तो k भी तो हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए तो d 0 है, D 0 है इसका मतलब विविध कर, हमें जो है यहाँ पर विविध कर निकालने का जो सूत्र होता है वो लगाना पड़ेगा। वी हैव टू यूज द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला भाई कौन सा है, फार्मूला D निकालने का, D बराबर होता है v² - 4ac। ठीक है, ये भाई C लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, D 0 है अपने पास, ये A है, ये B है, ये C है। B कितना है, K है तो K का स्क्वायर, 4 है, A तुम्हारे पास 2 है, C देखोगे गुरुजी 3 है, तो 0, ये K², 4 दूनी 8, 8 × 24 तो k बराबर आ जाएगा 24। ओके, सो k बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 4 × 24 यानी 2। इतना लिख सकते हो ना इसको तुम प्लस माइनस में, बस यही आपके पास उत्तर है, प्लस माइनस में नहीं बस इसमें। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। गुरुजी आप मुझे ये बता दो कि आप, मैं यहाँ पर छोड़ सकता हूँ क्या, हाँ जी बिल्कुल छोड़ सकते हो। k बराबर √24 छोड़ दो, हो गया। बस यहाँ पर करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 × 24 ऐसे। ठीक है, ओके, सो k का मान निकालना था, आराम से हो गया। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी, ठीक है, कल ही जस्ट मैंने कल कराया था क्वेश्चन ग्रुप में। ये वाला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, दोनों वर्गों की भुजाओं का योग 400, ठीक है, वर्ग सेमी है, तो वर्ग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन कराया था शायद। ठीक है, अगर आप लोग कर लें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है।
आप लोगों से बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना बेटा, वहाँ पर बता दूंगा। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण V बराबर 90 डिग्री है, कोण जो BD है वो AC के ऊपर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर और AC इंटू AD होगा। देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। सबसे पहले इसमें क्या है, एक त्रिभुज ABC आपको क्रिएट करना है, बनाना है अपने अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या है, एक त्रिभुज आपको बना लेना है ABC। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। ये आ सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। एक ABC त्रिभुज है, मैंने ABC बना लिया गुरुजी। बी में यहाँ पर बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ वही बताऊंगा, मैंने बी यहाँ पर क्यों रखा। बेटा बताया गया है, देखिए कोण B 90 डिग्री है, तो बी आपको वहां पर रखना है जहां पर 90 डिग्री बन रहा हो। तो 90 डिग्री भाई यहाँ पर बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा इसको, ठीक है। ओके 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 ओके। फिर इसके बाद बताया गया है कि BD AC के ऊपर लंब है, BD जो है AC के ऊपर लंब है। तो देखिए B है, मैंने एक ऐसा करके रेखा खींच ली, देखिए B और ये D हो गया। देखिए तो ये जो BD है इस AC के ऊपर लंब है, इतनी मैंने रचना करी है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया था कि BD जो है AC के ऊपर लंब हो, आपको ऐसी आकृति बनानी है, तो ये तो दिया गया था। हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, उस पर गौर करते हैं। सिद्ध करना है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर है AC इंटू AD के। ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है बेटा, ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। तो ये सिद्ध कब होगी, ये चीज़ सिद्ध कब होगी, जब आप इस वाले त्रिभुज ADV, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। जब आप त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को समरूप दिखा देंगे, समरूप दिखा देंगे तो ये हो जाएगा। फिर समरूप दिखाने से इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या सब कुछ, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जरा। ओके, अभी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। ओके ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम त्रिभुज ADB इस वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखा देते हैं। समरूप दिखाने से क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम त्रिभुज ADV तथा त्रिभुज AVC में चलेंगे, और इस वाले त्रिभुज में हम समरूप दिखाना है। तो बेटा समरूप दिखाने के लिए आप भुजाओं को बराबर दिखा दो, तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दो या तीनों कोणों को बराबर दिखा दो, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोण को बराबर दिखा देते हैं, क्योंकि भुजाएं तो नहीं दिखा पाओगे, तो कोण बराबर दिखा दो। देखो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो कोण V है यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ठीक है। कोण B जो है वो भी 90 डिग्री है, और कोण देखिए D जो है ये भी 90 डिग्री है। काहे 90 डिग्री भाई, दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री हैं। देखिए समझिए बात को, ये कोण जो B है वो कोण D के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के दोनों हैं, ठीक है। अच्छा एक कोण बराबर आ गया, अब दूसरा वाला दिखा दोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस वाले त्रिभुज ADB में, ठीक है, और ABC में देखिए ये वाला एंगल आ रहा है दोनों में। देखिए आप देखें ध्यान से, या यहाँ से आप देख लो, देखो A एंगल इधर भी और A एंगल इधर भी है। तो एंगल जो A है वो बराबर है एंगल A के। काहे बराबर है, क्योंकि दोनों में आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है इसलिए, उभयनिष्ठ कोण है इसलिए, ठीक है। अच्छी बात है, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए हम कह देंगे ए नियम से हम ए नियम लगा देंगे। तो ये त्रिभुज तुम्हारा जो है, ये त्रिभुज तुम्हारा जो है ADB जो है वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज AVC के। ये चीज समरूप आ गई तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात यानी कि AD बटा AB बराबर DB बटा BC बराबर पहला वाला लास्ट वाला इसका, और इसका भी पहला लास्ट ले लो। हमें देखिए AB स्क्वायर चाहिए ना, तो कब मिलेगा, देखो इधर हम इस वाले को और इस वाले को ले लें अगर साथ में, तो AB के AB से गुणा होंगे तो हाँ, तो AB स्क्वायर आ जाएगा फिर। तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल हम इसको बराबर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं कि AD बटा AB बराबर है AB बटा AC के, क्योंकि भाई तीनों बराबर हैं, तो आप दो तो बराबर आराम से ले सकते हो भाई, ये तीनों परस्पर बराबर हैं, तो दो आप किन्हीं दो को ले सकते हो बराबर। इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे सिद्ध नहीं करना, सिद्ध ही नहीं करना है, क्योंकि सिद्ध करना जो है उसमें तो ये कुछ है ही नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, केवल इसको लेंगे। इससे फायदा देखो क्या होगा, AB की AB से गुणा होगी तो AB स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा तुम्हारा AC इंटू AD।
बेटा यही सिद्ध करना था अपने को, और ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक है बेटा, इस क्लास में आपको इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास बेटा कल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बेटा कल आएगी। कल हम क्लास में जो है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये मान के चलो बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपको इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो और भी क्लासेस आएंगी मैथमेटिक्स की, तमाम क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके होंगे, उन सभी पर हम बताएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, और ये मान के चलो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी अगर आप इन क्लासेस को कंटिन्यूसली देख लेते हो बोर्ड एग्जाम तक और पढ़ के चले जाते हो, ठीक है, तो भी आप आराम से फोड़ दोगे। आपके कई बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। इस चीज़ तो मैं गारंटी ले रही हूँ भाई। देखो, मैं जो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, गारंटी है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल आएंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो आएंगे बिल्कुल। ठीक है, देखने को मिलेंगे। ऐसा करो, आप लोग बोर्ड एग्जाम देखने के बाद आना, फिर आप लोग मुझे कमेंट करना कि सर आए कि नहीं आए। आप ये नहीं कहोगे गुरुजी नहीं आया, आपने जो पढ़ा है वो नहीं आया। सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए आएंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा डाले हैं भैया, जो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ऐसा जो कोई आउट ऑफ कह सकते हो, जो मैंने पढ़ाया हो, मैंने जो पढ़ाया उससे बाहर आ जाए, असंभव है, इम्पॉसिबल। ठीक है, ओके। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्लास में मजा आया कि नहीं मजा आया। और बेटा जो है क्लास को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।